नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे बात करेंगे। शेयर प्राइस 34 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिली है। हालांकि पिछले एक साल में 15% तक की इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है और शेयर प्राइस के ऑल टाइम हाई की बात करें तो 60 रुपीज का जो रेंज है, जो कि इसने 2023 के दिसंबर में दिखाया था, उसके बाद से ही लगातार शेयर प्राइस में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। जबकि आप 2023 से लेकर 2024 के एंड तक का जो क्वार्टर रिजल्ट से देखेंगे, वहां पे कंपनी ने काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव किया है, क्वार्टर अर्निंग्स बढ़ के ही आई हैं। लेकिन यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखें तो जो क्वार्टर 3 की अर्निंग है 2024 की, दिसंबर तक का जो सितंबर से दिसंबर के बीच में क्वार्टर 3 का अर्निंग आया था, वो काफी ज्यादा निराशाजनक था, जिसके वजह से शेयर प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट भी हमें देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो कुछ नए अपडेट्स आए हैं मार्केट में, जो आपको और हर एक निवेशक को जानना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज होने वाला है और 2025 का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 तारीख से स्टार्ट होगा। यहीं पे बहुत सारी कंपनियां और पूरे शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में जितने भी क्वार्टर 4 के अर्निंग्स है, वो जनवरी से मार्च के बीच का जो बैलेंस शीट है उसे पोस्ट करेंगे। और वहीं पे जब इन्वेस्टर जिन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, वो पूरे अप्रैल के टाइम में अगर ये सोचते हैं कि अभी तक क्वार्टर रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्वार्टर 4 का रिजल्ट नहीं आया, पूरे एनुअल रिजल्ट को हम नहीं देख पा रहे, तो इसके लिए जो नई डेट इन्होंने एक्सचेंज को फाइल की है वो मैं आपको बता दूं। वेडनेसडे 30 अप्रैल 2025, मतलब अप्रैल के एंड में ये क्वार्टर रिजल्ट को अपना पोस्ट करेंगे, क्वार्टर 4 के रिजल्ट को पोस्ट करेंगे। इस बार इनका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है ये काफी ज्यादा लेट से पोस्ट होने वाला है। कि अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही होगा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने स्ट्रेस लोन को, मतलब जो एनपीए वाला लोन होता है जिसे बैंक रिकवर नहीं कर पाती है, छोटे छोटे लोन्स के काफी ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाते हैं, उस लोन को जिसका अमाउंट 364 करोड़ रुपए था, उसे एक प्राइवेट फर्म को सेल कर दिया है। तो इसे स्ट्रेस लोन कहते हैं, जो कंपनी के ऊपर एक स्ट्रेस, एक परेशानी के तौर पे ये लोन था, ना वो रिकवर हो सकता था और उसे अपने बैलेंस शीट में रखना वो भी कंपनी के प्रोजेक्शन के लिए अच्छी बात नहीं थी। अब इन्होंने इस लोन को एक प्राइवेट फर्म के हाथों बेच दिया है और इस लोन को बेचने के बाद 91% तक का इनको लॉस बेयर करना पड़ा है, जहां पे 10% तक की ही रिकवरी हो पाई है। वो कुछ इस तरह से जैसे उस प्राइवेट इक्विटी फर्म को इन्होंने 364 करोड़ रुपए का लोन डिटेल्स दिया है कि इसे अब आप रिकवर कीजिए, के एवज में जो प्राइवेट फर्म है जो वो लोन को रिकवर करेगी, उन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 34 करोड़ 26 लाख रुपए का पेमेंट किया है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 364 करोड़ का जो लोन इन्होंने मार्केट में दिया था वो रिकवर पूरा ही नहीं हो सकता था, इसीलिए उसमें से 9% की ही रिकवरी हुई, जो कि एक प्राइवेट फर्म को इन्होंने दे करके लिया है, जहां पे 34 करोड़ 26 लाख रुपए इन्हें मिल पाए। इससे नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों तरीके से पड़ेगा। नेगेटिव ये कि कंपनी के 350 करोड़ रुपए लोन के तौर पे दिए गए थे वो डूब गए हैं, एनपीए हो गए हैं, वो वापस रिकवर नहीं होंगे। और पॉजिटिव ये है कि यही 300 करोड़ रुपए जो बैलेंस शीट को काफी ज्यादा खराब करते हैं, जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं और इनके एनपीए के परसेंटेज को बढ़ा सकते थे क्वार्टर 4 में, वो अब नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो लोन राइट ऑफ हो गया, उन्होंने बुक्स में से ही उसे निकाल दिया है। उसके एवज में इन्हें जो 34 करोड़ रुपए मिला है वो अदर इनकम में शो होगा इस बार के क्वार्टर 4 रिजल्ट में। और रह गई बात कि इस बार का जो क्वार्टर 4 रिजल्ट लेट आएगा, इसमें एक और कारण ये भी है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल बुक्स के अंदर ऑडिट करवा रही है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कंपनी करवाती है, खास करके फाइनेंशियल ईयर के एंड में जरूर करवाती है। लेकिन यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खास करके अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं और उसके साथ ही साथ इस बार जो ये ऑडिट है काफी ज्यादा डीप स्ट्रक्चर्ड होने वाला है, जिसके वजह से टाइम ड्यूरेशन और टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। जहां पे कंपनी के नए बैलेंस शीट पे तो काम किया ही जाएगा, उसी के साथ साथ जो जनवरी से लेके मार्च के बीच का एंड 4th क्वार्टर रिजल्ट है, इस सब के डाटा को रीवैल्यूएट करके कंपनी के सारे स्ट्रेस लोनों को और साइड करके और कंपनी के जितने भी लोन बुक है उसे रीस्ट्रक्चराइज करके वापस से सबमिट किया जाएगा। क्योंकि इस बार कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का जो वर्क बुक है और कंपनी का जो लोन बुक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आपको पता ही होगा, पहले भी मैंने उज्जीवन पे जितने भी वीडियोस बनाए उसमें ये बात आपको बताया है। यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई को एक रिक्वेस्ट किया है, जहां पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल लाइसेंस चाहता है। यूनिवर्सल लाइसेंस मिलने के साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का जो टैग है वो उज्जीवन बैंक के आगे से हट जाएगा।
मतलब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बाकी के जितने भी बड़े बैंक है, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआई हो, एक्सिस हो या फिर पीएसयू बैंक की तरह भी, जैसे आप पीएनबी, कैनरा, यूको बैंक, इंडियन बैंक को जानते हैं, मतलब इंडिविजुअल बैंक के तौर पे ये काम करेगा। इसके ऊपर से स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक का जो टैग है वो हट जाएगा। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के साथ ही साथ ये टैक्स तो हटेंगे ही, यहाँ पे बैंक को और भी ज्यादा अपने लोन बुक को ग्रोथ करने में काफी ज्यादा हेल्प होगा और ये इंडिपेंडेंटली काफी ज्यादा काम कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक के पास करंट सिचुएशन में 34,000 करोड़ से ज्यादा का कैश डिपॉजिट्स है अपने क्लाइंट का, जिसके ऊपर बैंक ने 30,200 करोड़ के आसपास का लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अगर आरबीआई से ये अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पे 2 से 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा ही ये मार्केट में एज अ लोन प्रीफर कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि अगर बैंक को मार्केट से और पैसे उठाने हैं अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, अपने लोन बुक को और ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, तो यहां पे उन्हें जो बैंकिंग स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स है, जिसमें आरबीआई की गाइडलाइंस के वजह से ये कुछ स्टेप्स नहीं उठा सकते हैं, इन सब में काफी ज्यादा इन्हें छूट मिल जाएगी। तो ये भी कारण है और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बैंक से रिलेटेड उनको काफी ज्यादा पॉजिटिव। अगर यहाँ पे हम बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस शेयर के बारे में बार बार बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो कि 75% तक देखी जा सकती है, जिसने पिछले 3 क्वार्टर में 70, 72 और वहां से बढ़ते हुए 75 तक रिटेल इन्वेस्टर्स की जो इसमें हिस्सेदारी है वो बढ़ गई है, पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें बढ़ गई है। अगर मैं डीआईस की बात करूं तो वो एज इट इज है, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स है, जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने अपने स्टेक को नॉर्मली रखा है, ज्यादा नहीं बढ़ाया। और एफआईज की हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एफआईज ने पिछले 5 महीनों में काफी ज्यादा अपने स्टेक्स हर कंपनी में कम किए हैं, तो यहां पे भी 20% से कम होकर के 17% पे आ गया है। तो इस शेयर के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा आम निवेशक हैं, इसीलिए इस शेयर के बारे में बात करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और टाइम टू टाइम इसके अंदर होने वाली हर हलचल, हर एक नए अपडेट्स पे भी बात करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे अगर हम इस शेयर प्राइस की बात करें, इसका जो मार्केट कैप की बात करें तो वो 6,600 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि इस शेयर प्राइस को 1 साल पहले की अवधि पे अगर आप देखेंगे तब इसका 9,000 करोड़ तक का मार्केट कैप हुआ करता था, जो कि 45-46 रुपए तक के जो शेयर प्राइस है उस पे हमने देखा है। हालांकि कंपनी की एक खास बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने पिछले साल डिविडेंड दिया था 1 रुपए 50 पैसे का जुलाई के आसपास में, तो यहाँ पे 50 रुपए के शेयर प्राइस के आसपास, हालांकि जब इन्होंने डिविडेंड दिया था तब इसका शेयर प्राइस 43 रुपीस पे था, तो वहां से अगर परसेंटेज ऑफ डिविडेंड आप देखेंगे, अगर हम इसके पी वैल्यू को देखें तो यहाँ पे 6.85 का पी वैल्यू आ रहा है, जो कि 7 से ऊपर हो चुका था, मतलब थोड़ा ज्यादा था। वो कम इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने एनपीए को अभी डाउन किया हुआ है। Q4 की अर्निंग्स है, उसके आने के बाद इसकी पी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा इसके नेट प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट वापस से 100, 150, 200 करोड़ के अंदर आता है तब तो इसकी पी वैल्यू बढ़ के 7 से ऊपर चले जाएगी। और अगर अर्निंग्स अच्छे आते हैं और एनपीए जो बुक से गायब हुए हैं, अगर एनपीए को भी ये कम रखते हैं पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तब इसकी जो पी वैल्यू है वो एडजस्ट करके 6.5 के आसपास आएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है, यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो अट्रैक्टिव तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसने पिछले 1 साल से कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। 1-1.5 साल की अवधि में जो हाईएस्ट इसका पीक पॉइंट है वहां से ये डाउन साइड पे ही ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इसी बीच में मार्केट की स्थिति भी काफी ज्यादा खराब हुई है, तो हमें सारे पॉइंट्स को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इस शेयर प्राइस में इस समय ये जो सिचुएशन है ये मैंने आपके सामने रखा। बाकी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगले वीडियो में हम और भी इन्फॉर्मेशन के साथ और किसी नए शेयर पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।